छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटी हैं उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है वो जुड़ा हुआ है धान से। तो छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी का जो पिछला रिकॉर्ड था वो टूट गया है। इस साल छत्तीसगढ़ सरकार ने 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। कब तक धान की खरीदी चली है? 1 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी के 20 तक धान की खरीदी चली है और इस दरमियान छत्तीसगढ़ सरकार ने 97,97,122 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। अब पिछले साल का डेटा देख लेते हैं। तो पिछले साल का डेटा हम देखें तो वर्ष 2021 में उसने कितना धान खरीदा था? 92 लाख। 2020 में कितना खरीदा? 83.94 लाख। 2019 में कितना खरीदा? 80.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर की गई थी। तो इस बार अगर हम देखें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा ज्यादा धान की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि किसानों के हाथ में ज्यादा पैसा जाएगा। किसानों के हाथ में जब ज्यादा पैसा जाएगा तो वो खर्च करने के लिए कहाँ पर आएगा? खर्च करने के लिए मार्केट जाएगा। तो मार्केट में वो ट्रैक्टर खरीदेगा या बाइक खरीदेगा या और कृषि से संबंधित मशीनरी खरीदेगा। तो उसकी वजह से मार्केट में धन ज्यादा आएगा। तो मार्केट में धन आने की वजह से छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी क्या होगी? बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ की जो ग्रोथ रेट है उसमें वृद्धि होगी। तो ये हुआ। अब दूसरा और देख लेते हैं हम कि छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी में टॉप पर कौन सा जिला रहा। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सबसे टॉप जो जिला था वो था राजनांदगांव जिला। सेकंड नंबर पर कौन था? जांजगीर चांपा। तीसरे नंबर पर कौन था? महासमुंद जिला। और इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के एवज में कितना पैसा किसानों को दिया? तो 19,083 करोड़ 97 लाख रुपए छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के एवज में किसानों को दिया है। और कुछ देख लेते हैं। अब थोड़ा राइस के बारे में देख लेते हैं, धान के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो राइस जो है ट्रॉपिकल क्रॉप है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। और इसके जब इसकी बुआई करते हैं तो उस समय जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। और बारिश कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए औसत बारिश जो है 115 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राइस है या पेटी है, धान जो है वो एक खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहेगा? तो एक खरीफ फसल तो इसका टाइम पीरियड रहेगा जून से। जून और जुलाई में इसको बुआई किया जाएगा किसानों के द्वारा जब मानसून आएगा छत्तीसगढ़ में। और कटाई कब किया जाएगा? कटाई किया जाएगा इसको नवंबर और दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाएगी। नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई कर ली जाएगी धान की। तो इस तरह से कौन सा फसल हुआ? ये हुआ खरीफ का फसल हुआ। दूसरा करंट अफेयर्स भी कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें ये है कि रायपुर और दिल्ली में बस्तर कैफे खोला जाएगा। अभी तक बस्तर कैफे कहाँ संचालित हो रहा है? जगदलपुर में संचालित हो रहा है। उसका नाम बस्तर कैफे क्यों रखा गया है? क्योंकि इस कैफे में जो कॉफी जो लोगों को कस्टमर को सर्व की जाती है तो वो कॉफी का जो उत्पादन है वो बस्तर जिले में होता है। तो इसी के आधार पर इसका नाम क्या रखा गया है? बस्तर कैफे इसका नाम रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ टी बोर्ड की बैठक हुई। तो छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड की जो बैठक हुई उसमें तय किया गया कि बस्तर कैफे की ब्रांडिंग करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए रायपुर और दिल्ली में भी नए सेंटर खोले जाएंगे। और छत्तीसगढ़ टी कॉफी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं हमारे राज्य के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविंद्र चौबे, इसके अध्यक्ष हैं। तो उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई इसमें तय किया गया कि बस्तर कैफे के प्रचार प्रसार के लिए रायपुर और दिल्ली में 2 नए केंद्र, 2 नए कैफे खोले जाएंगे। अभी फिलहाल कहाँ संचालित होगा? मैं पहले बताया कि जगदलपुर में संचालित हो रहा है अभी। और छत्तीसगढ़ सरकार का ये लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक जो कॉफी के उत्पादन है कितने एकड़ में होनी चाहिए? 5,820 एकड़ में इसकी उत्पादन करने की छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। अब थोड़ा सा कॉफी के बारे में देख लेते हैं। तो ये कॉफी का जो है फ्रूट्स, कॉफी का जो फल दिखाई दे रहा है, इसी को प्रोसेस करके कॉफी तैयार किया जाता है। तो इसके क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेते हैं। तो वर्तमान में जो सबसे अधिक कॉफी कहाँ होता है? भारत में कर्नाटक में होता है। उसके बाद कहाँ होता है? केरला में होता है। उसके बाद कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो हो रहा है ये भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा है। भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा है।
तो पश्चिमी घाट कैसा है, इसका मतलब क्या, इसको ज़्यादा पानी की जरूरत होगी और साथ में यहाँ पर जो मिट्टी है लेटराइट होगी, तो इसको लेटराइट मिट्टी की जरूरत होगी कॉफ़ी के लिए, है ना। और भारत की जो कॉफ़ी की विशेषता होती है वो एसिडिक होती है, मतलब हल्के से खट्टापन लिए होती है, जिसका विश्व बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा भारत में दो प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती है, एक अरेबिका और दूसरा रोबस्टा। तो जो अरेबिका है वो बहुत अच्छे क्वालिटी की कॉफ़ी है और जो रोबस्टा उससे थोड़े से निम्न लेवल की कॉफ़ी है। कर्नाटक में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, तो देखिए कोडागु, चिकमंगलुरु, हासन, और केरला में कौन है आपका मालाबार रीजन, तमिलनाडु में कौन सा होगा आपका नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट और कोडाईकनाल। तो ये जगह है कॉफ़ी के लिए पूरे देश और विश्व में प्रसिद्ध है। अब थोड़ा सा इसको क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेते हैं, मैंने इसे चर्चा तो कर ही दिया है, फिर भी और देख लेते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन। तो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन तो ये है कि भाई इसका टेम्परेचर है वो 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और इसके अलावा जो वर्षा है वो 60 से 80 इंचेस के बीच होनी चाहिए। और मैंने पहले ही बताया कि इसके लेटराइट मिट्टी की ज़्यादा सुटेबल होता है, मिट्टी की जो है जो प्रकृति है वो एसिडिक होनी चाहिए। साथ में जब इसको बो लिया गया है तब जो ड्राई स्पेल है, मतलब सूखे का जो मौसम है वो 2 से 3 मंथ का होना चाहिए। अगर बीच में पानी गिरेगा तो कॉफ़ी की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ में कॉफ़ी के उत्पादन का प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और इसको मार्केट प्रोवाइड करने के लिए बस्तर कैफे का कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो जिसका पहला जो कैफे है कहाँ संचालित हो रहा है, जगदलपुर में, और इसके 2 अन्य कैफे खोले जाएंगे रायपुर और नई दिल्ली में। अब देख लेते हैं राजीव युवा मितान क्लब, ये नया क्लब है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है, जितने भी नगरीय निकाय हैं, जितने भी ग्राम पंचायत हैं, वहाँ युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, उनको पर्यावरण के साथ जोड़ने के लिए, उनको संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए ये राजीव युवा मितान क्लब की स्थापना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। तो इसका शासी निकाय का गठन किया गया। तो शासन निकाय गठन में जो अध्यक्ष होंगे कौन होंगे, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, और उपाध्यक्ष कौन होंगे, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल, इसके क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। जिसके राजीव युवा मितान क्लब के जो शासन निकाय होगी उसके अध्यक्ष होंगे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन होंगे, जो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के उमेश पटेल, वो इनके क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, जितने भी नगरीय निकाय हैं, वहां पर इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जाएगी। फिर और देख लेते हैं कुछ इसके बारे से जुड़ी हुई जानकारी। तो प्रत्येक 3 माह में 25,000 रुपए एक क्लब को प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरह से वर्ष में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, 1 लाख रुपए की राशि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्लबों को प्रोवाइड किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में प्ले स्कूल जो है स्थापित किया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। उस प्ले स्कूल का नाम क्या रखा गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, बालवाड़ी रखा गया है। और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से जो आंगनबाड़ी है और प्राथमिक शाला उसे एक ही प्रांगण में संचालित किया जाएगा। और यहाँ पर इस बात का प्रयास किया जाएगा कि जो स्कूल में जो जाने वाले बच्चे हैं, मतलब 5 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, उनका सर्वांगीण विकास इन बालवाड़ियों के माध्यम से किया जाए। उल्लेखनीय बात यह है कि इस बार जो 2020 में जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसमें भी प्ले स्कूल कॉन्सेप्ट की बात की गई थी। तो इसी फैक्ट को याद रखते हुए, साथ में क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि वो बालवाड़ी की स्थापना 2022-23 के जो सत्र है उसमें प्रारंभ कर देगी। और एक महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, मतलब AIECT है, उसने आइडिया लैब के लिए छत्तीसगढ़ का जो कॉलेज है, तो कहाँ पर है कॉलेज, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कहाँ पर स्थित है, ये रायपुर में स्थित है, उसे आइडिया लैब के लिए चुना है। और ये भारत का पहला ऐसा कॉलेज है जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आइडिया लैब की स्थापना की गई है। और इस लैब का क्या महत्व होगा, तो इस लैब का महत्व ये होगा कि इससे छात्रों में इनोवेशन की जो भावना है वो बढ़ेगी, उनका जो माइंड सेटअप है वो इनोवेशन के लिए बढ़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि जो है दुनिया जो है
तो एक तरह से किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, नॉलेज इकोनॉमी में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इनोवेशन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किससे, स्टार्टअप से जुड़ा हुआ है। अभी आप जितने भी जो स्टार्टअप है, जितने भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, मतलब जिसका जो वैल्यूएशन है 1 बिलियन से ज़्यादा है, तो ऐसे जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है तो आप देखेंगे सारे के सारे जो स्टार्टअप है उसका बेस क्या है, उसका बेस है टेक्नोलॉजी में नया इनोवेशंस करना। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आइडिया लैब का गठन किया गया ताकि वहाँ पर इनोवेशन को बढ़ावा मिले, और जब इनोवेशंस को बढ़ावा मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है किसको बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। तो जितना ज़्यादा स्टार्टअप खुलेगा तो उतनी ही युवाओं में उद्यमी होने की भावना आएगी, और जब युवा उद्यमी हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो सरकारी जॉब की तरफ नहीं भागेगा, वो खुद ही क्या बन जाएगा, जॉब गिवर बन जाएगा, जॉब देने वाला बन जाएगा। किसकी बजाय, जॉब सीकर की बजाय, मतलब जॉब खोजने वाले की बजाय वो जॉब गिवर बन जाएगा। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए आइडिया लैब का गठन और स्थापना छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित शंकराचार्य कॉलेज में, शंकराचार्य इंटर कॉलेज में किया गया है। और यह लैब जो है कितने घंटे खुली रहेगी, 24 घंटे खुली रहेगी। आपको जब मन करे आप जाइए इस लैब में और अपना जो इनोवेशंस वाला जो स्किल है आप उसे डेवलप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर पे हम 15 फरवरी से लेके 22 फरवरी के बीच जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होगी उसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।